सेकंड टाइप फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप एंड नॉन फिक्स्ड टाइम, इसको फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप और नॉन फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप भी कहते हैं। और सीधा सा है, इसमें ज़्यादा कोई समझने जैसा नहीं है। जब एग्रीमेंट किया पार्टनर्स ने, उसी समय लिख देते हैं कि हम 5 साल तक साथ में बिजनेस करेंगे या 10 साल तक साथ में बिजनेस करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर दिया है, एक पर्टिकुलर पीरियड उसमें मेंशन हो गया कि 10 साल 5 साल, तो ऐसी पार्टनरशिप क्या कहलाएगी? फिक्स टाइम पार्टनरशिप। और उसमें पीरियड मेंशन नहीं हुआ एग्रीमेंट में और सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं। जैसे 11th क्लास में पढ़ा था अपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जहाँ तक बिजनेस चलता रहेगा तहाँ तक वो चलाते रहेंगे, तो वो नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल एंड स्पेशल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल एंड स्पेशल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल को वॉलंटरी पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसमें पार्टनर्स अपनी इच्छा से बिजनेस में आते हैं और अपनी इच्छा से वापस रिटायर्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन, जो कहते हैं रेस्ट्रिक्शन, पार्टनर्स पे नहीं होगा। हिंदी में इसको कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। और स्पेशल पार्टनरशिप में होता है कि इसमें जब पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हैं, साथ में बिजनेस करने आए, तो उनका कुछ न कुछ स्पेशल पर्पस है। जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना, रोड कंस्ट्रक्शन करना। जैसे सद्भाव वाले ने 4 लेन का काम किया, तो उसके साथ अगर कोई पार्टनरशिप में था, तो जब तक वो रोड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो साथ में पार्टनर्स रहेंगे। ऐसी कोई पार्टनरशिप हो तो स्पेशल पार्टनर। जहाँ कोई स्पेशल पर्पस आ गया, कोई ब्रिज बनाना है, कोई डैम बांध बनाना है, तो उनका जब तक हम बांध बनाएंगे तब तक हम पार्टनर्स, तो वो स्पेशल पर्पस पूरा होती पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। और बिना किसी पर्पस के अपनी इच्छा से पार्टनरशिप करी तो पार्टनरशिप एट विल या वॉलंटरी पार्टनरशिप। तो इसका अलग से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसमें अंदर जो अपन है डिटेल में अलग से लिखा हुआ। एक बार फोर्थ टाइप जो है वो साथ में लिखना है अपने को। लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। तो इसमें भी सीधा सा है, जो एक्ट मैंने बताया था इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को जो एक्ट गवर्न करता है, वो नाम मैंने दिखाया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए की जाए, ऐसी पार्टनरशिप लीगल। और अगर रूल को फॉलो नहीं करते हैं कोई पार्टनर्स, तो वो इलीगल पार्टनर। जैसे वहाँ रूल कहता है कि 50 से ज़्यादा आपके मेंबर्स नहीं होने चाहिए, पार्टनर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। और 50 से आप ज़्यादा 55 या 60 पार्टनर्स लेके और बिजनेस कर रहे हो, तो वो पार्टनरशिप फिर इलीगल हो गई। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट में लिखे हुए हैं उनको फॉलो किया जाए, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, तो वो पार्टनरशिप लीगल। और अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाए तो वो जो पार्टनरशिप होगी वो इलीगल पार्टनरशिप। तो इसके नीचे तो ब्रैकेट में लिख लो, लीगल के नीचे मार्क करके अपने को समझना है, उस हिसाब से लिखना। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट,
अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो वैसे ही लीगल हो जाएगी, और जो उसको फॉलो नहीं करेंगे पार्टनर्स तो वो इलीगल पार्टनर। तो कल टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, आज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट टाइप लिमिटेड पार्टनरशिप, वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। लिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई वहाँ तक लिमिटेड होती है, तो वो लिमिटेड। और अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज तक जाती है तो वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप। लेकिन ये एट प्रेजेंट बंद हो चुकी है, ऐसी पार्टनरशिप नहीं होती आजकल, यही पार्टनरशिप है। सेकंड, फिक्स्ड पीरियड या फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, ये सीधा सा है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही पार्टनरशिप का पीरियड लिख दिया जाए 8 साल 10 साल तो वो फिक्स्ड टाइम, और अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया जाए तो नॉन फिक्स्ड टाइम। पार्टनरशिप एट विल में, पार्टनरशिप में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, और स्पेशल पार्टनरशिप में वो जो पर्सन है वो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए साथ में आए। इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये सब स्पेशल पार्टनरशिप में आता है। और ये पार्टनरशिप एट विल में कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है। फिर लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप, तो जो पार्टनरशिप द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए की जाए वो लीगल पार्टनरशिप, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाए तो वो इलीगल पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट हेडिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर की वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर के थ्योरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। और जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें भी इसकी थ्योरी काम आएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। जब पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर मीनिंग आया था, डेफिनेशन के बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप लिखे थे, उसमें एक एसेंशियल आया था एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। शुड नहीं वर्ड वहां क्या यूज होता है, मस्ट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स फॉर पार्टनरशिप। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो उसी में मैंने ये चीज समझाई थी कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी, तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट, डीड का मतलब होता है कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो है जिसमें कुछ समझौता किया गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ अनुबंध किया जाए, वो डीड। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो एक नंबर में जो कहा फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। तो वहां लिखना है रिटन एग्रीमेंट बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स। बिटवीन दो पार्टनर हो तो बिटवीन वर्ड यूज होगा, दो से ज्यादा पार्टनर है तो अमंग वर्ड यूज करेंगे। तो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस या पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखी जाएगी, वो पार्टनरशिप डीड। तो लिखो इसमें
there must be an agreement there must be an agreement among the partners. There must be an agreement among the partners for partnership. Agreement may be oral or in written. Agreement may be oral or in written. तो देखो ओरल भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? रिटन एग्रीमेंट को। कि मान लो फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट होता है तो रिटन लिखा हुआ जो है वो मान्य होता है, वो माना जाता है, वो रिलायबल कहा जाता है जिसको। तो लिखा हमने मे बी ओरल और इन रिटन, बट कंटिन्यू में लिखना बट written agreement is given more priority to deal with future dispute. तो यहाँ पर पैराग्राफ खत्म करके नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। इन्वर्टेड कोमा लगा के द रिटन एग्रीमेंट among the partners is known as partnership deed. और जैसे MOA और AOA बार बार वर्ड आते हैं तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वहाँ वर्ड एसोसिएशन होता है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन नहीं है, वर्ड क्या यूज हुआ था? फर्म। तो इसलिए इसको पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, नॉन एज पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना। इसके बाद अगर फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का आए तो अपने को ये लाइन लिखनी है, वहाँ पर 1 नंबर के लिए इनफ होता है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वहां पर एग्जाम में तुमको पूछ ले कि पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनर्स कोई रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाए। तो नॉर्मली अगर हम भी सोचें कि हम 4 लोग साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे? तो जैसे कौन कितना पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट और लॉस जब फर्म को होगा तब किसको कितना कितना मिलेगा, जिसने पैसा लगाया है उस पर उसको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है,
ये सब अपने को इसमें तो क्या क्या कंटेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को लिखो, लिखना पॉइंट्स टू बी कंटेंट, पॉइंट्स सब हेडिंग दे सकते हो। तो देखो, हम भी जब किसी दुकान की या किसी बिजनेस की या किसी मकान की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं या एग्रीमेंट करवाने जाते हैं, किरायानामा करवाने जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले ये बात होती है कि ये मकान या ये दुकान जो इस जगह स्थित है, सबसे पहले उसकी लोकेशन वहाँ उसकी बात की जाती है। और एग्रीमेंट कभी तुमने किया हो तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशा लिखी जाती है। तो उसी लैंग्वेज में यहाँ पार्टनरशिप अगर लोग एक्ट के थ्रू जब बात होती है तो वो हर एक चीज़ वहाँ लिखी जाती है, ताकि फ्यूचर में किसी भी चीज़ पर डिसीजन लिया जाए। तो पहली चीज़ जो पार्टनरशिप डीड या रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो उसमें फर्स्ट जो बात लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्स्ट जो टॉपिक लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, नेम एंड एड्रेस की बात किसकी हो रही है, उस फर्म की बात हो रही है, तो सबसे पहले उसका नाम क्या है, फर्म जहाँ बिजनेस चल रहा है, और कौन सी जगह पर वो उसकी लोकेशन कहाँ पर वो फर्म स्थित है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फिर जैसे सेकंड चीज उसमें लिखा जाता है प्रथम पक्षकार ये होंगे, द्वितीय पक्षकार ये होंगे उस एग्रीमेंट की लैंग्वेज में। तो हमारे यहाँ सेकंड पॉइंट जो होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, वो सेकंड इसमें लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ये लिखने के बाद किसने कितना पैसा लगाया वो भी पहले से लिख दिया जाता है, ताकि बाद में जाकर कोई यूं नहीं कहे मैंने इतने लगाए थे। तो थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पहले से लिख दिया जाएगा, ताकि बाद में जाके कोई यूं नहीं कहे कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट पे शेयर मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए। उस टॉपिक पर भी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको भी पहले से लिख देना चाहिए। तो फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर देखो, हम अगर किसी जगह काम करते हैं तो वहां पर हमारे कुछ राइट्स होते हैं और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पर पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो भी पहले से लिख दी जाएगी। तो वो भी एग्रीमेंट में लिखी जाने वाली बात होती है। तो फिफ्थ टॉपिक, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। Rights and responsibilities of partners.
फिर 11th क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, तो इसी कंसेप्ट के कारण ओनर को इंटरेस्ट दिया जाता था उसकी कैपिटल। तो यहाँ भी ओनर्स एक से ज़्यादा है, जैसे पार्टनर्स, उन्होंने फर्म में पैसा लगाया तो फर्म की ये लायबिलिटी बनती है कि उनकी कैपिटल पर क्या दिया जाए, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, और देना है तो किस रेट से देना है, ये सब भी पहले से लिख दिया जाए। तो वो पहले से एग्रीमेंट लिखा जाएगा। तो इसको लिखना प्रोविजन provisions about interest on capital and interest on drawings। और कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो उसको अलग से सैलरी देनी है या नहीं देनी है। तो प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, के अगर उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तब उन पर उनसे इंटरेस्ट लिया भी जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर नेक्स्ट इसके कंटिन्यू में लिख लो सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा। तो नॉर्मली जब पार्टनरशिप डीड, जब एग्रीमेंट होता है तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। तो ये टॉपिक हमारा था पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसका मीनिंग लिखा, उसमें क्या क्या लिखी जाएगी। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और क्या क्या चीजें उसमें लिखी जाती है ये लिखा। अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर मान लो उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया और फ्यूचर में जाके उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। अगर आपको सैलरी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब आपको पहले से लिखित समझौता करना था, रिटर्न एग्रीमेंट करना था, नहीं किया तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, उसका क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो लिखो हेडिंग रूल्स एप्लीकेबल, सब हेडिंग लिखना है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। तो देखो यहाँ पर याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 4 रूल हमको याद रखने हैं, जिसमें से 3 तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। कोरोना नेगेटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर है और वो पार्टनर यूं कह रहा है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैंने ज्यादा कैपिटल लगेगी, मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वहां पर अपने को नेगेटिव याद रखना कि किसी भी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो सब पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि एक्ट ये बात कहेगा अगर तुमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था तो पहले एग्रीमेंट करना था, लिखित में उसको लिखना था उस एग्रीमेंट में। तो फर्स्ट अपने को किस तरीके से याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट या शेयर मांग रहा है तो उसको ज्यादा नहीं देना, नहीं तो ये इसलिए नेगेटिव है। तो लाइन अपने को जरूर ये लिखनी है कि प्रॉफिट्स और लॉस, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, ये फर्स्ट रूल होता है, ये रूल एप्लीकेबल होगा अगर उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किए। सेकंड, कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, वो यूँ कहता है कि मैंने साल भर एक्टिविटी में पार्ट लिया, परचेजिंग सेलिंग सब मैंने की, उसके लिए मुझे सैलरी या कमीशन दो, तो उसको